एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो हम लोग एक MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पर है, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड पॉसिबल MCQs जो बन सकते हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये उस सीरीज़ में हमारा सेकेंड लेक्चर है जो कि ऋग वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड पर होगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर था, बट इस लेक्चर में हम लोग ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस, ठीक है। आर्य को एक जाति के रूप में नामित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर वो पहले यूरोपियन पर्सन थे जिन्होंने ये कहा था कि आर्यंस जो कि इंडिया में आकर सेटल हुए थे ये एक जाति थी, ठीक है। तो दे डेजिग्नेटेड आर्यन एज रेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, ठीक है। जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा है कि ये पहली संस्कृत व्याकरण बुक जो है वो किसने लिखी थी, ठीक है, उसके रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। पाणिनि वाज द पर्सन जिन्होंने पहली जो है संस्कृत ग्रामर बुक जो है लिखी थी जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। What were the two assemblies during the early Vedic period, ठीक है। तो ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पर दो असेंबलीज हुआ करती थी, ठीक है। वो दो असेंबलीज के यहाँ पर नाम पूछे, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो सभाएं हुआ करती थी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सभा और समिति, ठीक है। ये दो तरीके की असेंबलीज उस टाइम पर होती थी, जिसमें सभा जो थी ये वो असेंबली थी जो कि एल्डर पीपल्स के लिए थी, ठीक है। एंड समिति जो थी वो असेंबली थी, ये जनरल टाइप की असेंबली थी जहाँ पे सभी तरीके के जनरल डिसीजंस जो है लिए जाते थे, लाइक किस तरीके से आगे चीज़ों को प्रोसीड करना है, किंग का इलेक्ट कैसे करना है, क्या बेसिस जो है कवर करने, किन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, ये सारी बातें जो है समिति में डिस्कस की जाती थी। तो ये दो असेंबलीज है जो कि अर्ली वैदिक पीरियड पे हुआ करती थी जिसका नाम है सभा और समिति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेद में सिंधु रिवर के बारे में भी बताया गया है, सरस्वती रिवर के बारे में भी बताया गया है, यमुना रिवर भी ऋग्वेद में 3 बार यमुना रिवर का जो है मेंशन किया गया है। एक पेरियार रिवर की अगर हम बात करें तो पेरियार रिवर जो है ऋग्वेद में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राज वॉर भी कहा जाता है, इसे ऋग्वेद के कौन से मंडल में मेंशन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध अर्थात 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7th मंडल, ठीक है। तो देखो ये 10 राज वॉर या बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या था? तो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो सुदास या फिर भरत क्लैन जो था, भरत क्लैन के ही जो किंग थे वो थे सुदास, ठीक है। तो भरत क्लैन वर्सेस 10 अदर क्लैन्स, उनके बीच में एक बैटल हुआ था, ठीक है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? 10 राज युद्ध, ठीक है, या बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या था? एक साइड कौन सा क्लैन था? भारत क्लैन, और दूसरी साइड 10 क्लैन है जिसमें पुरुष थे, वायुस थे, ऐसे कुछ अलग अलग क्लैन्स इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। भरत क्लैन के जो राजा थे उनका नाम था सुदास, ठीक है। तो ये जो बैटल हुआ था इसमें भरत क्लैन जो था वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में, और इस पूरे बैटल ऑफ 10 किंग की इंफॉर्मेशन जो है हमें कहाँ से मिलती है? 7th मंडल से मिलती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th मंडल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज द टर्म दास्यु हत्या इज रिपीटेडली यूज्ड इन ऋग्वेद, ठीक है। तो ये दास्यु हत्या का मतलब क्या है ये पूछा गया, ठीक है। ऋग्वेद में दास्यु हत्या शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इस वर्ड को ब्रेक करो, दास्यु और हत्या
राइट। तो हत्या से तो हमको समझ में आ रहा है कि किसी को मारा जा रहा होगा, ठीक है, किसी को स्लॉटर किया जा रहा होगा। तो उससे ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे दास्यूस जो है उनको जो स्लॉटर किया जाता था, दास्यूस हत्या का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि दास्यूस को क्यों मारा जाता था। तो पहली चीज़ आप ये देखिए कि दास्यूस जो है दे वर कंसिडर्ड एज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस जो है आकर सेटल हुए, उसके पहले से वहाँ पर कौन ऑलरेडी सेटल्ड थे या ऑलरेडी रह रहे थे, तो वो लोग थे दास्यूस। सो आर्यंस जब यहाँ पर आए और उन्होंने सेटल होना शुरू करा, तो वो लोग ना खुद को एक सुपीरियर रेस समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो वो लोग क्या करना चाहते थे, अपना दबदबा जो है क्रिएट करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो वहाँ पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उन्हें मारना शुरू कर दिया और खुद को एक सुपीरियर रेस बताने लगे, ठीक है। तो ये है दास्यूस हत्या का मतलब, और इस वर्ड को ऋग्वेद में बहुत बार यूज किया गया है, ठीक है। एंड दास्यूस हत्या मतलब क्या है, स्लॉटर ऑफ दास्यूस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ चेनाब रिवर, राइट। तो चेनाब रिवर का रियल नेम जो है वो है असिकेनी, ठीक है। ऐसी ही दूसरी बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके एंशिएंट नाम जो है आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पारुशनी रिवर जो है ये रावी रिवर का क्या है, एंशिएंट नाम है, ठीक है। सतुंदरी रिवर की बात करें तो ये सतलुज रिवर जो है उसका एंशिएंट नाम है। तो वैसे एक लिस्ट है मैंने यहाँ पे बना रखी है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि असिकेनी मैंने बता दिया, ये कौन सी रिवर का है, तो चेनाब रिवर का। पारुशनी रिवर मैंने बता दिया, ये किसका नाम था, तो ये रावी रिवर का नाम था, ठीक है। वितास्ता रिवर झेलम, सुतुंद्री रिवर सतलुज, विपासा रिवर बीज, खूबा काबुल, और चरमावती जो है वो चंबल रिवर का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये सभी नाम जो है आप लोगों को याद रखने हैं, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच रिवर इज कंसिडर प्योरेस्ट रिवर इन ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे शुद्ध नदी माना गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे शुद्ध नदी जो है सरस्वती को माना गया है, ठीक है। ये चीज़ एक आप याद रखना। दूसरा आप याद रखना, ऋग्वेद में यमुना जो है उसका 3 टाइम मेंशन किया गया, ठीक है, और गंगा जो है उसे 1 टाइम जो है इट इज़ मेंशनड इन ऋग्वेद। क्लियर। तो ये वाले भी 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर सर्च फॉर काउस, ठीक है। गायों को ढूंढने के लिए या गायों के लिए जो लोग लड़ते थे, ठीक है, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में गाय की खोज या गायों के लिए लड़ाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है गविष्ठी। देखो ऋग्वेद के टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे लोग गायों को जो है काफ़ी ज़्यादा पूजते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको काऊ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहला तो चीज़ हो गया कि सर्च फॉर काऊ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, गविष्ठी। उसके अलावा आपको ये तीनों के भी मतलब पता होने चाहिए। दैट इज गौपति मतलब वो लोग जो कि काऊ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। गोधुली का मतलब है टाइम को मेजर करना, ठीक है। एंड ऐसा ही एक और वर्ड है दैट इज गवयुति, गवयुति, ठीक है। तो गोधुली इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड गवयुति इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 वर्ड्स जो हैं वो भी ऋग्वेद में यूज किए गए, ठीक है। तो पहली चीज गविष्ठी, तो गविष्ठी मतलब सर्च फॉर काउ, ठीक है, जब आप गायों की खोज करते हैं। गोधुली मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम, राइट। एंड गवयुति मतलब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। एक और वर्ड है दैट इज गोमत। गोमत मतलब वो आदमी जिसके पास बहुत सारी कैटल्स है या बहुत सारी काऊ है और उस आदमी को एक वेल्दी मैन माना जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गौमत। तो व्हाट इज गौमत, वेल्दी मैन हु ओन्स मैनी कैटल्स या लॉट्स ऑफ काऊ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एंड आई होप ये वाले टर्म्स भी आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है पुरुष सुक्ता जो है इज फाउंड इन, ठीक है, जो पुरुष सुक्ता है इसको कहाँ पे पाया गया है, ठीक है। तो पुरुष सुक्ता के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। अब देखिए पुरुष सुक्ता जो है वो ऋग्वेद के 10th मंडल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और ये बताता है कि किस तरीके से जो वर्ण सिस्टम था, राइट, जो वर्ण सिस्टम था उसका ओरिजिन जो है किस तरीके से हुआ था वैदिक टाइम में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पुरुष सुक्ता देता है।
देखो पुरुषुक्ता में ये कहा गया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ही इन चारों वर्णों का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा का जो हेड है वहाँ से ब्राह्मण जो है उनका ओरिजिन हुआ है। उन्होंने कहा ब्रह्मा के जो हाथ है उनसे क्षत्रिय क्लैन का जो है ओरिजिन हुआ है। ब्रह्मा के जो थाइज है उससे वैश्य क्लैन का ओरिजिन हुआ है। और ब्रह्मा के जो पैर है, जो फीट है, वहाँ से शूद्र जो है उस वर्ण का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है पुरुषुक्ता से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें दो चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़, पुरुषुक्ता के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो ऋग्वेद से पता चलता है। दूसरा, पुरुषुक्ता जो है ये कौन से मंडल में मेंशन्ड है ऋग्वेद के, तो 10th मंडल में। क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पर आप लोग समझ जाइए, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा के हेड से जो है ब्राह्मण्स जो है वो उनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, ब्रह्मा के हाथ से क्षत्रियो का, ब्रह्मा के थाइज जो है वहाँ से वैश्य का, और ब्रह्मा के जो पैर है, फीट जो है वहाँ से शूद्र जो है उनका ओरिजिन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कौन से भगवान हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी पूजा की जाती है? ठीक है, सबसे प्रमुख देवता। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो है इंद्रदेव। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसमें सबसे ज़्यादा लोग इंद्रदेव को पूजते हैं। बट जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आने लगेगा वैसे वैसे इंद्रदेव को जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, और इंद्रदेव की जगह लोग प्रजापति जो है उनकी पूजा करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, राइट। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गॉड कौन थे ऋग्वेद के, तो वो थे इंद्रदेव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम अघन्य इज मेंशन्ड इन मैनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, सो अघन्य वर्ड जो है ऋग्वेद में बहुत सारी जगह मेंशन किया गया है। इस अघन्य वर्ड का मतलब क्या है, तो इस अघन्य वर्ड का मतलब है काऊ से। ठीक है, ऋग्वेद में काऊ की जगह अघन्य वर्ड जो है बार बार लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद में अघन्य वर्ड जो है बार बार यूज किया गया है। ठीक है, सो अघन्य वर्ड रिफर्स टू काऊ, राइट। ऋग्वेद में कई अंशों में उल्लिखित अघन्य नाम का अर्थ है काऊ। क्लियर हिंदी में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू वैदिक ट्राइब्स? ठीक है, या फिर जो आर्यंस है उन लोगों को जो बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, जो लोग वैदिक जनजाति या आर्यों से संबंधित नहीं थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था। वो शब्द क्या है? ठीक है, तो वो वर्ड है दासवर्ण। ठीक है, या फिर दासावर्ण। जैसे कि मैंने आपको दासयूज बताया, तो ये दासा का भी रिलेशन उसी से है। ये लोग ना ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, तो इन लोगों को आर्यंस जो है अपने ट्राइब का हिस्सा ही नहीं समझते थे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक अलग वर्ण बनाया गया था, या उन लोगों के लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता था, दैट वाज दासा वर्ण। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दासा वर्ण। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। सो द ऋग वैदिक गॉड वरुण वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे वरुण भगवान के बारे में पूछा है कि वो क्या थे। तो हार्बिंजर ऑफ पीस, शांति के अग्रदूत नहीं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स भी नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, ही वॉज गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, जो भी सारी स्पेस में चीज़ें होती है, यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही है उसको जो है उसके संरक्षक थे। ठीक है, वरुण भगवान। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा दूसरे जो उस टाइम पे जो गॉड थे हम उसके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड आर्य इज। ठीक है, आर्य मतलब क्या है, उसका लिटरल मतलब है सुपीरियर एंड नोबल। एज आई सेड, जब आर्यंस जो है इंडिया में आए थे तो वो खुद को सुपीरियर समझते थे। ठीक है, उनका मानना था कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उस केस में क्या करने लगे, जब वो लोग खुद को सुपीरियर समझ रहे थे तो वहाँ पे जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उनको उन्होंने क्या करने लगे, मारने लगे, ताकि उन लोगों की सुपीरियरिटी जो है उस पूरे एरिया में क्या हो सके, इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो आर्य के अगर लिटरल मतलब की बात करें तो उसका लिटरल मतलब भी है सुपीरियर और नोबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो ऋग्वेद में पाणी वर्ड जो है दैट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन। ठीक है, ऋग्वेद में पाणी नागरिकों के किस वर्ग से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये जो पाणी वर्ड यूज किया गया है ये ट्रेडर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडर्स। क्लियर?
वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड गोधुली एंड गवयुति? मैंने अभी ही आप लोगों को आगे बताया है, गोधुली क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, एंड गवयुति क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। Next question, that is question number 18. In the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property? ठीक है, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है किसे माना जाता था? जैसे सेड कि उस टाइम पे काउ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत सारी काउ थी उसे जो है वेल्दी पर्सन माना जाता था। क्लियर? तो उस टाइम में काउ जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में आती थी। ठीक है, जैसे कि आज अगर किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, तो वो पर्सन क्या है, अमीर है। बट उस टाइम पे अगर किसी के पास बहुत सारी काउज है तो वो पर्सन क्या था, अमीर था। ठीक है, ये चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो गया काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड वॉज नोन एज इंटरमीडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपल? ठीक है, वो कौन से भगवान थे जिन्हें इंटरमीडिएटर माना जाता था भगवान और लोगों के बीच में, देवता और मनुष्य के बीच में? ठीक है, किस देवता को भगवान और मनुष्य के बीच का इंटरमीडिएटर जो है या मध्यस्थ पर्सन जो है माना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नि। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वरुण देव की बात करी, तो वरुण देव क्या थे, वो थे गार्जियन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसके संरक्षक थे। ठीक है, वैसे ही अग्निदेव जो है उन्हें मीडिएटर माना जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निदेव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आप लोगों को दूसरे भगवानों के बारे में बता दूंगी जो ऋग्वैदिक टाइम के इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंद्रदेव। ठीक है, इंद्रदेव को पहली चीज़ इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ हम सभी जानते हैं कि ये एक रेन गॉड है। ठीक है, प्लस ये चीज़ आप याद रखना, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स जो है वो भी कौन है, इंद्रदेव है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंद्रदेव को 250 हाइम्स जो है ऋग्वेद में डेडिकेटेड है। ठीक है, एंड जब मैं अग्निदेव की बात करूँ तो अग्निदेव को 200 हाइम्स जो है डेडिकेटेड है ऋग्वेद में। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ क्या है इंद्रदेव की, उन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, he is also a rain god and 250 hymns are dedicated to इंद्रदेव। क्लियर? इसके बाद अग्निदेव, तो अग्निदेव का मैंने अभी आपको बताया कि इन्हें मीडिएटर माना जाता है मनुष्य और भगवान के बीच। ठीक है, रुद्रदेव की बात करें तो रुद्रदेव को गॉड ऑफ एनिमल्स जो है के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप एक दाऊस भगवान का याद रखना, इन्हें जो है ना एंशिएंट टाइम जो है इनका सबसे ओल्डेस्ट गॉड माना जाता है, प्लस इन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखना कि वैदिक टाइम पे कौन से भगवान को ओल्डेस्ट गॉड जो है कंसिडर किया गया है, तो वो है दाऊस। क्लियर? उसके बाद सावित्री, तो सावित्री गॉड ऑफ लाइट माना जाता है। पुशान जो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पुशान जो है वो कैटल्स जो है, जो भी जिस तरीके के भी कैटल्स जो है वैदिक टाइम में जो लोग पालते थे उसके ऊपर नज़र रखने का काम जो है पुशान का था, और इसलिए जो है बाद में ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग एक याद रखना। तो पुशान वॉज कैटल गॉड और वॉज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ शूद्रस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मैनी हाइम्स आर डेडिकेटेड टू अग्निदेव? मैंने अभी ही बताया कि अग्निदेव को 200 हाइम्स डेडिकेटेड है एंड 250 हाइम्स किसको डेडिकेटेड है, तो इंद्रदेव को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, 250 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्रदेव। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फेमस गायत्री मंत्र है दैट वाज कंपोज्ड बाय? ठीक है, तो ये जो फेमस गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वामित्र। राइट? जो विश्वामित्र हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। दूसरा आप ये याद रखना कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल है उस थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में मेंशन किया गया है, और ये जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री माता जो है उनको डेडिकेटेड है या उनको एड्रेस किया जाता है। क्लियर? तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, जो कि गायत्री मंत्र के क्या है, उन्होंने रचना करी है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि गायत्री मंत्र के बारे में थर्ड मंडल में बताया गया है एंड इट इज एड्रेस टू डाइटी सावित्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज? ठीक है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि नॉर्थ में आर्यंस जो है आके सेटल हुए थे,
बट आर्यनाइजेशन जो है वो साउथ में भी देखने को मिला है। तो वो कौन से सेज थे जिन्होंने साउथ इंडिया में आर्यकरण जो है करना शुरू करा था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेज अगस्त्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेज अगस्त्य वॉज अ पर्सन जिन्होंने साउथ इंडिया को क्या करा था? आर्यनाइज करा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ इंडिया में एक यादव क्लैन है, सबसे पहले उन्होंने उसे आर्यनाइज करा था और उसके बाद धीरे धीरे साउथ इंडिया का क्या हुआ था? आर्यकरण जो है वो शुरू हुआ था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेज अगस्त्य। ओके, तो पहली कम्युनिटी जिसको इन्होंने सेज अगस्त्य ने आर्यनाइज किया था वो थे यादव्स, ठीक है। दूसरा, सेज अगस्त्य को फादर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लस ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विंध्य माउंटेन्स जो है उसे क्रॉस करा था और विंध्य माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वो साउथ इंडिया पहुंचे थे और फिर साउथ इंडिया में उन्होंने धीरे धीरे वैदिक कल्चर को प्रोपेगेट करना शुरू किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, विच वेद इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। किस वेद को मानव जाति का प्रथम टेस्टामेंट या वसीयतनामा कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है उसे फर्स्ट टेस्टामेंट कहा जाता है मैनकाइंड का। देखो, जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तब मैं आपको चारों वेदास के बारे में प्रॉपर बताऊंगी। अभी क्योंकि सिर्फ ऋग्वेद है या ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, कितने मंडल्स है इसमें? 10 मंडल्स है, राइट। कितने हाइम्स है? तो 1028 हाइम्स है इसमें। दूसरा, इनके साथ जो प्रीस्ट एसोसिएटेड है उनका, उसे क्या कहा जाता है? उनको होत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग याद रखना। क्लियर? इसके अलावा मैं थर्ड मंडल का आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 10th मंडल के बारे में पुरुषुक्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 8th मंडल जो है उसमें सोमा के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है आप लोग याद रखना। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय आर्यंस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यन द्वारा नहीं किया जाता था? तो देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो आयरन है उसकी खोज हुई थी 1000 BC में, ठीक है। और 1000 BC से शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड, राइट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड। तो क्या अर्ली वैदिक पीरियड में ब्लैक स्मिथ का काम होता होगा? क्या लोहार का काम होता होगा? जब लोहा ही नहीं है तो लोहार का काम कैसे होता होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक स्मिथ, ठीक है, लोहार का काम। ये पर्टिकुलर ऐसा शिल्प कौशल था जिसका अभ्यास जो है आर्यंस नहीं करते थे, क्योंकि तब तक लोहे की खोज हुई नहीं थी। क्लियर? और सबसे ज़्यादा कोई काम वो लोग करते थे वो था बुनाई का, वीविंग, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उपनिषद ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के उपनिषद कौन सा है? तो वो है ऐत्रेय उपनिषद, जो कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे होंगे उसमें मैं आपको चारों वेद और चारों वेद से एसोसिएटेड उपनिषद जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। अभी क्योंकि हम ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं या अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ आपको ऋग्वेद के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो ऋग्वेद से जो उपनिषद एसोसिएटेड है वो कौन सा है? ऐत्रेय उपनिषद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेन्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड इन वैदिक इकोनॉमी, ठीक है। वैदिक अर्थव्यवस्था में अनाज को सामूहिक रूप से या कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? तो अनाज को वैदिक इकोनॉमी में यव नाम से भी जाना जाता था और भुक्ति नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कम टू बी नोन एज लोहित अयस एंड श्याम अयस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से धातु को लोहित अयस और श्याम अयस के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो कॉपर और आयरन जो है उसे लोहित अयस और श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ आप लोग क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, द बैटल ऑफ टेन किंग वॉज फॉट ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में देख लिया कि वो किस किस के बीच में हुआ था, बट ये बैटल कौन से रिवर के किनारे हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, जो पारुशनी रिवर के किनारे हुआ था, जिसको आज की तारीख में हम लोग रावी रिवर कहते हैं। वहाँ पर जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, ठीक है।
और कौन से मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताया गया है, तो 7th मंडल में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद इज, ठीक है, ऋग्वेद के साथ जो प्रीस्ट या जो पुजारी जुड़े हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है होत्र, ठीक है। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक देहाती अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये एक पास्टोरल इकोनॉमी थी, पहली चीज़, हाँ, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो लोग पास्टोरल इकोनॉमी थे, राइट। देयर वॉज कल्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सीरियल्स, अभी हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग सीरियल्स जो है उसका कल्टिवेशन होता था, तो यहाँ पे कई अनाज की खेती होती थी। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अबंडेंट ऑफ वेज अर्नर्स, ठीक है, वेतन पाने वालों की बहुतायत थी। ये चीज़ जो है अर्ली वैदिक पीरियड में एटलीस्ट नहीं होती थी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। एंड ऑप्शन 3 जो है, जो कि स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आंसर इज 1 and 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आ क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स गण जो है इज मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये जो गण वर्ड है इसे कितनी बार मेंशन किया गया है, ये आप लोगों को बताना है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेटर वैदिक पीरियड पर होगा, एंड हम इसी तरीके से उसमें भी 30 क्वेश्चंस जो है करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।